हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 22। इससे पहले इस कहानी के 21 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। संध्या संजय के थोड़ा सा करीब आती है और उसकी गोद में बैठते हुए बोलती है कि अच्छा, वो सब कुछ छोड़िए ना, ये बताइए कि हवेली कब आएंगे आप। तो संजय का भी मूड अब थोड़ा सा ठीक हो गया था। उसने भी संध्या के गाल पर अपना हाथ लगाकर बहुत ही प्यार से कहा कि तुम्हारे साथ ही चलता हूँ ना, कुछ दिन वहीं पर रहूँगा। वैसे भी इस वक्त तो तुम्हारे दोनों ही बेटों ने बहुत ज़्यादा मूड खराब करके रखा है मेरा। अब देखते हैं आगे। संध्या के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर संध्या भी धीरे धीरे करके संजय के चेहरे की तरफ झुकने लगती है। तो दूसरी तरफ किट्टू, जो कि एक कैबिन में बैठी हुई थी जहां पर एक 30-32 साल का आदमी बैठा हुआ था। किट्टू बोलती है कि सर, आप अकाउंटेंट है ना। उस आदमी ने कहा कि हाँ हूँ। तो किट्टू अब थोड़ा सा अंदर आने लगती है तो वो आदमी भी काफी ज्यादा गुस्से में बोला कि तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा है, बाहर खड़ी होकर ही बात करो। क्योंकि किट्टू कॉटन के सिंपल से सूट पहनती थी जिसमें वो बहुत ही ज्यादा गरीब सी लग रही थी। इसीलिए उस आदमी को शायद किट्टू की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लग रही थी। वो जानता ही नहीं था कि किट्टू इस कंपनी में क्या काम करती है। किट्टू ने भी अब दूर से ही कहा कि सर, वो नील सर ने कहा है कि मैं आपसे सारी की सारी डिटेल ले लूं कि हमारी कंपनी में किस किस कंपनी के साथ कौन कौन सा काम करती है। वो आदमी भी एकदम से हैरान होकर खड़ा हुआ और बोला कि जैसे आई हो वैसे के वैसे ही चली जाओ। मैं तुम्हें कोई भी डिटेल नहीं देने वाला हूँ। जाओ यहाँ से अभी के अभी, समझे तुम। उस आदमी ने भी बहुत ही ज़्यादा रूडली किट्टू के साथ बिहेव किया था। किट्टू को बहुत ज़्यादा बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो भी फिर चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। उस आदमी ने भी अपना सिर खुजाया और फिर कैबिन के बाहर एकदम से तेज कदमों से बाहर आया। उसने किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा कर धीरे धीरे चल रही थी। उस आदमी ने भी किट्टू को आवाज़ लगाई, ए लड़की सुनो। लेकिन किट्टू को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। उस आदमी ने भी अब थोड़ा सा तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा कि ए लंगड़ी सुनो, सुनाई नहीं देता है क्या। लंगड़ी सुनते ही अब किट्टू ने जल्दी से पलट कर उस आदमी की तरफ देखा, जो बचपन से ही किट्टू खुद के लिए लंगड़ी सुनती आई थी। इसीलिए वो जान गई थी उसे ही कोई बुला रहा है। वो बोलती है कि जी सर। वो आदमी भी अब किट्टू को ऊपर से नीचे तक गौर कर देखता है और उसके चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो खुद से बोलता है कि पर्सनैलिटी ही थोड़ा सा डाउन है तुम्हारी, बाकी लड़की तो तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। फिर वो किट्टू से बोलता है कि क्या नाम है तुम्हारा। किट्टू भी धीरे से आवाज़ में बोलती है कि सर किट्टू। तो आदमी बोलता है कि आओ कैबिन में, देता हूँ तुम्हें अभी की अभी लिस्ट, बताता हूँ तुम्हें हमारी कंपनी किस किस के साथ काम करती है। तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर धीरे धीरे कैबिन की ओर बढ़ने लगती है। वो आदमी भी फिर से अकड़ कर बोलता है कि ओ लंगड़ी, थोड़ा सा जल्दी कर, इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही है तो किट्टू भी अब थोड़ा सा और जल्दी जल्दी चलने लगती है। दोनों ही इस वक्त अपने कैबिन में आ चुके थे। वो आदमी भी आराम से चेयर पर बैठा हुआ था और किट्टू जो थोड़ा सा झुक कर लैपटॉप की तरफ देख रही थी। उस आदमी ने भी अब किट्टू को स्क्रीन दिखाते हुए कहा कि ये देख रही हो तुम, ये लंबी सी लिस्ट, इतनी सारी कंपनियों के साथ हमारी कंपनी काम करती है। किट्टू भी अब स्क्रीन की तरफ ही देख रही थी और वो बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। झुकने की वजह से उसका दुपट्टा बार बार नीचे गिर जाता और किट्टू जो बार बार अपने दुपट्टे को ऊपर कर रही थी। उस आदमी ने भी अब खड़े होकर थोड़ा सा तेज से कहा कि लगता है तुम परेशान हो रही हो, पर बैठ जाओ। किट्टू बोलती है कि नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे जल्दी से लिस्ट बता दीजिए। उस आदमी ने भी अब किट्टू का हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया और फिर उसे जबरदस्ती चेयर पर बैठाने की कोशिश करता हुआ गुस्से से बोलता है कि मैंने कहा ना कि बैठो, तो मतलब बैठो। तो वहीं किट्टू भी अब उस आदमी को एकदम से डर के मारे देखने लगती है। वो आदमी बहुत ज्यादा घूर रहा था किट्टू को उस आदमी का नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो बोलती है कि सर, मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, मेरा हाथ छोड़िए, आप जबरदस्ती मुझे क्यों बैठा रहे हैं। लेकिन वो आदमी भी अब किट्टू का हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसे चेयर पर बैठाने की कोशिश कर ही रहा था। तभी किट्टू भी उसे एकदम से डर लगने लगता है कि वो आदमी उसके साथ अब क्या करने वाला है। उसने भी अपनी पूरी हिम्मत को इकट्ठा करते हुए उस आदमी का हाथ जोर से झटकते हुए कहा कि सर, मैंने कहा ना कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, समझे आप। उस आदमी ने भी अगले ही पल किट्टू के चेहरे को अपने हाथों से जोर से पकड़ लिया और फिर दांत पीसते हुए गुस्से से बोलता है कि खुद को समझती क्या हो तुम, क्या समझती हो तुम खुद को। तुम जानती भी हो कि मैं इस कंपनी में पिछले 11 साल से काम कर रहा हूँ, 11 साल से यहाँ पर अकाउंटेंट हूँ मैं। चाहे तो खड़े खड़े तुम्हारी कंप्लेंट कर सकता हूँ अभी जाकर, और तुम्हें यहाँ से अभी के अभी निकलवा भी दूंगा। ये मत समझना कि तुम लड़की हो तो फिर बच जाओगी।
क्या कहोगी बाहर कि मैं तुम्हारे साथ छेड़छाड़ कर रहा था, ये कहोगी और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात पर कोई यकीन करेगा? सब तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे? कोई भी नहीं। खुद को देखा है तुमने? साफ पता चल रहा है कि लड़कों को फंसाने में तुम बहुत ही ज़्यादा आगे हो। बस ऐसी मासूम सी शक्ल बनाती हो। किट्टू की आंखों में एकदम से पानी आ गया था। उसने भी उस आदमी के हाथ को पकड़कर अपने चेहरे से हटाया और बोली कि मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए आपसे। नील भैया पूछेंगे तो मैं कह दूंगी कि आपने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, समझे आप? इतना कहकर किट्टू भी वहां से जाने लगती है कि तभी उस आदमी ने भी किट्टू की बाजू जोर से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर चिल्लाते हुए गुस्से से बोलता है कि एक बात कान खोल कर सुन लो तुमने अगर गलती से भी नील सर से कुछ भी कहा ना तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं मानेगा तुम्हारी, मेरी बात मानेंगे वो, समझे तुम? और रही बात मुझसे रिपोर्ट लेने की, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें रिपोर्ट दूं। समझ गई ना बात? अब निकलो यहाँ से। लेकिन अगर तुम मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करो तो मैं शायद तुम्हें रिपोर्ट भी दे सकता हूँ। रिपोर्ट को तो तुम नील सर को दे देना और फिर नील सर तुमसे इम्प्रेस भी हो जाएंगे और हो सकता है कि तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दे। बहुत अच्छे से रहेगी तुम्हारी ज़िंदगी। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। केटू ने एक बार फिर से अपना हाथ जोर से झटका और गुस्से से बोलती है कि मुझे कोई भी रिपोर्ट नहीं चाहिए आपसे। मैं नील भैया से अपने आप ही बात कर लूँगी। आपको मुझे एडवाइस करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना? इतना कहकर वो भी कमरे से जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही उस आदमी ने किट्टू की बाजू पकड़कर उसे कैबिन के अंदर खींचा और फिर कैबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तो किट्टू की जान ही निकल गई थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। किट्टू बोलती है कि मेरे करीब मत आना, दूर रहो मुझसे वरना मैं शोर मचाऊंगी, चिल्लाऊंगी कस कस के। उस आदमी ने भी हंसकर कहा कि तुम्हारे करीब आने का शौक नहीं है मुझे और ना ही मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि ऑफिस में तुम्हारे करीब आऊँगा। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, ऑफिस ख़त्म हो जाएगा तो तुम डायमंड क्लब में आ जाना, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेना मेरे साथ टाइम बिताओगी तो मैं तुम्हें रिपोर्ट आराम से दे दूँगा। और वैसे भी इतने बड़े ऑफिस में काम करती हो तो तुम्हें एक दो बार ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा मेरे साथ। किट्टू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, मगर अंदर ही अंदर उसे डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। हर जगह उसके साथ ऐसा ही होता था, हर लड़का उसके साथ ऐसे ही बदतमीजी करता था, हर जगह उसे ये सब कुछ झेलना पड़ता था। उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसे खुद पर अब बहुत ही ज़्यादा तरस भी आता था। वो बोलती है कि मुझे कोऑपरेट नहीं करना है आपके साथ, मैं रिजाइन कर दूंगी मगर कोऑपरेट नहीं करूंगी, जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, समझे आप? वो आदमी भी एक कदम अब किट्टू की तरफ बढ़ता है तो किट्टू एक कदम पीछे हट जाती है। उसने हाथ जोड़कर कहा कि देखो देखो प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बातों को समझो। तुम्हें लगता है कि तुम बिना कोऑपरेट करे यहाँ पर टिक सकती हो, तुम नहीं टिक सकती हो तुम, क्योंकि तुम्हें कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा मेरे साथ, नहीं तो किसी और के साथ। कोऑपरेट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और किसी और के साथ करने से अच्छा है तुम मेरे साथ ही कर लो, समझ रही हो ना? तुमसे पहले भी जो लड़की यहाँ पर काम करती थी ना वो भी मेरे साथ कोऑपरेट करती थी, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है कोऑपरेट करने में मेरे साथ? कहीं तुम वो संस्कारी टाइप की लड़की तो नहीं है जिसकी माँ बाप की इज्जत सड़क पर आ जाएगी, जिसकी इज्जत के लिए तुम अपनी इज्जत को बचा रही हो मुझसे? किट्टू कुछ भी नहीं बोलती है, बस उस आदमी को हैरानी से देखती रहती है। उसके तो जैसे हाथ पैर कांपने लगे थे। उसने तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी कंपनी में इतने गंदे इंसान भी काम करते होंगे। उसे तो हर जगह हर कोई नील जैसा और रुद्र जैसा ही लगता था। रुद्र और नील जैसे भी थे मगर उससे कभी भी बदतमीजी नहीं करते थे। इतने में ही आदमी ने फिर से कहा कि मेरी बात को मानो और जो कह रहा हूँ वो कर दो, यकीन मानो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा दूंगा सारी काम। इतने में ही तो तुम उस कंपनी में सीनियर पोस्ट पर भी पहुँच जाओगी। किट्टू बोलती है कि मुझे जाने दीजिए प्लीज़ प्लीज़, मुझे जाने दीजिए, मुझे कोई कोऑपरेट वॉपरेट नहीं करना है आपके साथ। इतना कहकर वो एक बार फिर से कैबिन के दरवाजे की तरफ बाहर जाने के लिए बढ़ती है और इस बार तो उस आदमी ने किट्टू का दुपट्टा एकदम से पकड़ लिया था। लेकिन किट्टू ने भी इस बार हार नहीं मानी और वो भी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है, लेकिन वो दुपट्टा उस आदमी के हाथ में ही रह गया था। किट्टू अपना दुपट्टा बिना लिए वहाँ से भाग जाती है। किट्टू जैसे ही कैबिन से बाहर आती है वो एकदम से लड़खड़ा जाती है और वो गिर जाती। उससे पहले ही निहाल ने किट्टू को पकड़ लिया। किट्टू की आंखों में तो एकदम से पानी आ गया था, उसकी आंखें एकदम से रोने लगती हैं। तो निहाल ने भी अब किट्टू की आंखों में पानी देखा तो उसे भी समझते देर नहीं लगी कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत ज़रूर हुआ है, क्योंकि किट्टू सच में बहुत ही ज़्यादा मासूम थी और उसकी आंखें एकदम से रो रही थी। शुभ भी अपने फ़ोन में लगा हुआ था, उसे तो पता भी नहीं चला कि किट्टू कब कैबिन से बाहर आई और कब लड़खड़ा गई और कब निहाल ने उसे संभाल लिया।
निहाल ने भी किट्टू की तरफ देखा और उसे सही से खड़ा किया और बोला कि तुम किट्टू हो ना, कात्यायनी पुरोहित। किट्टू ने भी अब निहाल की तरफ देखा और अपनी नम आंखों से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी निहाल ने भी केबिन की तरफ देखा जहाँ पर किट्टू का दुपट्टा अभी आधा अंदर था और आधा बाहर था। निहाल का दिमाग तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और शायद उसे समझ में आ गया था कि किट्टू के साथ अभी क्या हुआ है। बच्चा नहीं था वो सब कुछ समझ गया था। किट्टू ने भी नम आंखों से बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया था और फिर उसका दुपट्टा जो कि उस दरवाजे में एकदम से आधा फंसा हुआ था वो पूरी बात समझने के लिए काफी था। निहाल भी सारी बातें समझ चुका था और निहाल ने भी गुस्से से दरवाजा खोला। निहाल ने किट्टू का दुपट्टा उठाया, दरवाजा खोला तो उस दुपट्टे का दूसरा हिस्सा अभी उस आदमी के हाथ में रखा हुआ था। तो निहाल ने भी झटका मार कर दुपट्टा खींच लिया और साथ ही साथ वो आदमी भी अब कॉरिडोर में आकर गिर जाता है। उस आदमी ने भी निहाल और शुभ को वहां पर देखा तो अपना सलाइवा गटक लिया। उसे भी अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। तो वहीं निहाल ने भी दुपट्टा लेकर किट्टू को दे दिया और फिर अगले ही पल उस अकाउंटेंट के मुंह पर जोरदार एक पंच जड़ दिया। ये देखकर तो शुभ को अब कुछ भी समझ में नहीं आया। वो हैरानी से निहाल को देखने लगा और फिर उस आदमी को भी देखने लगता है। फिर उसने किट्टू से कहा कि तुम किट्टू हो ना, कात्यायनी पुरोहित। तो किट्टू ने भी अब शुभ की तरफ देखा और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। बस फिर क्या था, तो शुभ ने भी जैसे ही देखा कि निहाल उस आदमी को मार रहा है तो उसने भी अब मारना शुरू कर दिया। निहाल और शुभ दोनों ही अब उसे बजा रहे थे। दोनों ही भाई उसे बहुत ज्यादा मार रहे थे। तो किट्टू भी भरे हुए गले से बोलती है कि प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज मत कीजिए ना, प्लीज छोड़ दीजिए भैया, प्लीज मत मारिए, इनको छोड़ दीजिए। अब किट्टू की ना तो निहाल मान रहा था और ना ही शुभ मान रहा था। आज तो जैसे चारों ही भाइयों के अंदर भैरव ने प्रवेश कर लिया था। चारों ने ही हाथ साफ कर दिया था। पहले रुद्र और नील ने पठान को मारा था और अब शुभ और निहाल आज इस आदमी को। किट्टू कभी भी शुभ की बाजू पकड़ती, उसे दूर करती तो कभी निहाल की बाजू पकड़कर उस आदमी से दूर करती। लेकिन कहाँ किट्टू हल्की फुल्की सी और कहाँ वो एकदम मुस्टंडे से निहाल जो कि बॉक्सिंग चैंपियन था, उसके हाथ तो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। और तभी उन तीनों के कानों में एक कड़कती हुई आवाज पड़ती है, शुभ, निहाल। तो शुभ और निहाल नाम सुनते ही अब दोनों ही भाइयों के हाथ एकदम से रुक जाते हैं। उन्होंने भी अपनी गर्दन घुमाकर सामने देखा तो संजय खड़ा हुआ था। संजय के एकदम बिल्कुल बराबर में संध्या भी खड़ी हुई थी, जिसने शर्म के मारे अपना एक हाथ अपनी आंखों पर रखा हुआ था। फिर वो काफी ज्यादा गुस्से में दोनों ही भाइयों को देखकर बड़बड़ाते हुए अपने मन में बोलती है कि पहला ही दिन है, पहला ही दिन है दोनों का और यहाँ पर भी आकर कांड कर दिया। अच्छा है तुम्हारे पापा को भी तो पता चले मैंने तुम दोनों को कैसे पाला है, कितना ज्यादा जीना हराम किया है तुमने। अब इन्हें भी अकल आ जाएगी, इनके बच्चे इनके पास रहेंगे तब। वहीं संजय ने भी दांत पीसते हुए कहा कि क्यों सारे भाई मेरा बीपी हाई करने पर लगे पड़े हो तुम सब के सब। क्या कर दिया है इस आदमी ने जो इसे इतना ज्यादा मार रहे हो तुम, क्या किया है अब बताओ हमें। तो निहाल भी अब एक बार किट्टू की तरफ मुँह देखता और फिर एक बार शुभ का मुँह देखता। निहाल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। उसने तो अभी कन्फर्म भी नहीं किया था, बस उसने तो अंदाजा ही लगाया था इस आदमी ने किट्टू के साथ बदतमीजी की होगी और फिर इसीलिए वो उस आदमी को जोर जोर से मार रहा था। संजय ने भी दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा कि तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, शुभ तुम बताओ मुझे क्या किया है इस आदमी ने, क्यों मार रहे हो तुम दोनों इस आदमी को। शुभ ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि पता नहीं, निहाल पीट रहा था तो मैंने भी पीटना शुरू कर दिया इसे, जरूर कुछ ना कुछ तो किया ही होगा इसने। ये सुनकर तो संध्या ने तो अब अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली थी और संजय ने भी गर्दन घुमाकर संध्या की तरफ देखा और फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए फिर से दोनों ही भाइयों की तरफ घूर कर देखा और कहा कि बिना रीजन के मारने लगे तुम, कोई रीजन तो होगा ना, क्यों मार रहे थे तुम इस आदमी को, बताओ मुझे। अब वो दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। वैसे तो निहाल कभी भी फ्लर्ट नहीं करता था और ना ही कभी फिल्टर करके कुछ भी बोलता था, लेकिन आज किट्टू की इज्जत का सवाल था, इसीलिए उसे भी समझ में आ रहा था कि अब वो क्या कहे। और तभी वहाँ पर नील और रुद्र भी आ जाते हैं। रुद्र ने भी किट्टू की तरफ देखा तो उसका दिमाग भी बहुत ज्यादा खराब हो गया था, वो अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगता है। हालांकि नील ने रुद्र को बहुत ज्यादा समझाया था मगर फिर भी पता नहीं क्यों रुद्र के दिल में किट्टू को लेकर एक अलग ही फीलिंग रहती थी। उसे तो पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आता था। वो किट्टू की शक्ल से ही लगभग चिढ़ने लगा था। उसे किट्टू की प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती थी। पता नहीं क्यों उसे किट्टू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। चाहे वो कितना भी मासूम सी शक्ल बनाकर रुद्र को देख ले, चाहे वो कितना भी काम कर ले, लेकिन रुद्र के दिल में तो किट्टू के लिए जरा सी भी जगह नहीं थी, जरा सा भी उसे तरस नहीं आता था। संजय ने एक बार फिर से गुस्से
गुस्से में कहा कि दोनों ही भाइयों से पूछ रहा हूँ मैं, कोई जवाब देगा या फिर नहीं? क्या किया है इस आदमी ने, बताओ मुझे। और तभी वो आदमी बोलता है कि कुछ नहीं किया है सर, कुछ भी नहीं, ये दोनों मुझे अपने आप ही मारने लगे, पता नहीं क्यों मुझे मार रहे हैं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ये सुनकर तो निहाल की आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा उतर आता है। उसने अगले ही पल उस आदमी का गला दबाकर पकड़कर उसे दीवार से लगाया और बोला कि झूठ बोलेगा तू झूठ बोलेगा, सच सच बता पापा को कि हम तुझे क्यों मार रहे थे, वरना वरना तू जानता नहीं अभी मुझे कि मैं क्या करूंगा। ये देखकर तो रुद्र ने भी गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि निहाल निहाल गला छोड़, उसका मर जाएगा वो, छोड़ दे उसका गला। तो निहाल भी अब गला छोड़ देता है। तो रुद्र ने फिर अब किट्टू की तरफ घूर कर देखा तो किट्टू तो रुद्र की आंखें देखकर एकदम से डर जाती है। रुद्र ने कहा कि किट्टू तुम बताओ कि क्या हुआ था, तुम बताओ कि सच क्या है। किट्टू से तो कुछ जैसे बोला ही नहीं जा रहा था, वो कुछ बोलते ही नहीं थी। वहां पर इतने सारे लोग खड़े थे कि वो अब क्या बोलती। तो निहाल ने भी एक नज़र किट्टू की तरफ देखा और फिर रुद्र से कहा कि ये किट्टू के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी है किट्टू के साथ। ये सुनकर तो वो आदमी बोलता है कि नहीं सर, मैंने इस लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करी है, बल्कि ये लड़की तो मुझे अपनी तरफ खुद ही आकर्षित कर रही थी, ये लड़की तो खुद ही मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। ये सुनकर तो रुद्र का दिमाग एकदम से गुस्से से भर गया था। नील ने उस आदमी को उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहा कि बकवास कम करो तुम, वरना अभी के अभी फायर कर दूंगा तुम्हें, समझे तुम, सच सच बताओ कि क्या बात है। वो आदमी भी थोड़ा सा मासूम बनते हुए धीमी आवाज में बोलता है कि हाँ हाँ, मेरी बात क्यों सच मानेंगे आप लोग, ये लड़की है ना, इसी की ही बात सच मानोगे आप। इसने 2 आंसू क्या बहा दिए आप लोगों के सामने, ये सच्ची हो गई और मैं झूठा हो गया, मैं खुद ही रिजाइन कर देता हूँ इस कंपनी में। इतना कहकर वो अब जैसे तैसे खड़ा हुआ और फिर अपने कैबिन की तरफ जाने लगा। तो नील बोलता है कि हाँ हाँ कर दे रिजाइन तू जल्द से जल्द, वरना धक्के देकर यहाँ से निकलवा दूंगा तुझे, तो खुद ही निकाल दूंगा, समझा। तो फिर उसने किट्टू की तरफ देखा और कहा कि तुम ठीक तो हो ना किट्टू। किट्टू ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर संध्या ने कहा कि बेटा कोई प्रॉब्लम है तो तुम हम लोगों को बता सकती हो, बताओ मुझे कि क्या किया है इस आदमी ने तुम्हारे साथ, ऐसे किसी की भी बदतमीजी मत झेला करो तुम, अगर तुम आज झुक जाओगी ना तो फिर हर कोई तुम्हारा फायदा उठाने के लिए कोशिश करेगा और तुम्हें हर बार झुका देगा। किट्टू ने भी कुछ नहीं कहा था, अपनी नजरें नीचे करके चुपचाप से वहाँ पर खड़ी रहती है। रुद्र को तो किट्टू का वहाँ पर खड़ा होना भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलता है कि कर लिया ना तुमने सीन क्रिएट, अब जाओ यहाँ से, जाकर अपना काम करो। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर धीरे से वहाँ से चलने लगी। फिर वो प्रताप फैमिली के पास से गुजर कर अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही संध्या ने भी अब उसकी तरफ देखा और कहा कि इस लड़की का पैर खराब है क्या। तो नील बोलता है कि हाँ माँ, थोड़ा सा लंगड़ा कर चलती है, ये एक पैर में प्रॉब्लम है इस लड़की के। नील ने फिर अपने तीनों ही भाइयों की तरफ देखा और फिर निहाल और शुभ की तरफ देखकर अपनी बाहें फैला दी। शुभ तो जल्दी से आया और नील के गले लगकर एकदम प्यार से बोलता है कि भाई सच में बहुत दिनों से आपसे मिलने का मन कर रहा था, बहुत दिनों से बहुत ज्यादा मन कर रहा था आपको देखने का, फाइनली आपने खुद ही बुला लिया हमें। फिर शुभ रुद्र के भी गले लग जाता है और ऐसे ही निहाल ने भी नील के गले मिला और फिर रुद्र के गले मिलता है। फिर दोनों ही भाई अब थोड़ा सा डरते हुए अपने पापा के पास धीरे धीरे से आते हैं और फिर दोनों ने ही अपने पापा के पैरों को छुआ। संजय ने भी दोनों को एकदम गुस्से से घूर कर देखा और दांत पीसते हुए बोला कि मेरे ऑफिस में काम करना है तो तमीज में काम करना पड़ेगा और ढंग से काम करना पड़ेगा, समझे तुम दोनों, ये गुंडों वाली हरकतें यहाँ पर नहीं चलेंगी बिल्कुल भी, समझ गए ना आप दोनों के दोनों। तो दोनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तभी संजय बोलता है कि गर्दन मटकाने से कुछ भी नहीं होगा, मैं सच कह रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो करना होगा तुम्हें, मैं बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, अगर तुम्हें कहीं भी गलत होता हुआ नजर आ भी रहा है ना तो फिर उसे आराम से हैंडल करोगे तुम लोग, ऐसे मार पिटाई पर बिल्कुल भी नहीं उतारू होगे, समझे ना। तो दोनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संजय ने भी अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करते हुए फिर से कहा कि और हाँ एक बात और तुम दोनों खुद समझ जाओ और फिर अपने इन दोनों नालायक भाइयों को भी समझा लो, मैं ना कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता हूँ अपनी कंपनी में, सच कहता हूँ, बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम लोगों की, चाटा मार दूंगा, शर्म भी नहीं करूंगा एक बार भी, तुम लोग जवान हो गए हो या फिर छोटे हो। दोनों ने ही फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तभी शुभ ने भी अपनी जेब में से एक बाल निकाल कर संजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि पापा ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो संजय ने भी अब बॉल पकड़ी और बोला कि मैं इसका क्या करूँगा, ये मेरे लिए तुम क्यों लेकर आए हो। तो शुभ भी थोड़ा सा पीछे आया और बोला कि पापा जब आपको गुस्सा आए ना तो फिर इसे जरूर प्रेस करना, आपका गुस्सा अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, इसीलिए लेकर आया हूँ खासकर आपके लिए। संजय को भी अब शुभ के ऊपर गुस्सा आ गया, उसने भी उसी बॉल से शुभ को जोर से मारा। तो वहीं संध्या ये देखकर मुस्कुराने लगती है और शुभ भी हंसता हुआ नील के पीछे आकर छुप जाता है। नील बोलता है कि ठीक है पापा, हम चारों ही भाई समझ गए हैं, हम कोई भी गलती
गलती नहीं करेंगे और ना ही कोई बदतमीजी करेंगे। क्यों रुद्र, सही कह रहा हूँ ना मैं? रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संजय भी दांत पीसते हुए बोलता है कि वो तो मैंने तुम दोनों को देख लिया है, तुम लोग कितने शरीफ हो, दोनों को क्या करना है और क्या नहीं, मैंने तो चारों को देख लिया है। अब मैं सच कहता हूँ संध्या, अपने बच्चों को समझा कर ही जाना, वरना ठीक नहीं होगा, मार मार कर इन्हें बजरंग बली बना दूंगा। इतना कहकर संजय भी अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया और फिर उसके जाते ही संध्या ने चारों की तरफ घूर कर देखा और अपने हाथ जोड़कर बोलती है कि थोड़ा सा अपने पापा पर रहम करना, प्लीज प्लीज अपने पापा को बिल्कुल भी परेशान मत करना। चारों ने मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर चारों ने ही अपनी माँ के भी गले लग लिया। तो नील बोलता है कि माँ प्लीज मत जाइए ना, आप रुक जाइए ना, आप हमारे साथ यहाँ पर ही। संध्या की आंखें थोड़े से नम हो चुकी थी। वो बोलती है कि नील, जाना तो पड़ेगा ही मुझे, जब तक तुम्हारे पापा खुद लेने नहीं आते हैं मुझे, मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी। इतना कहकर उसने भी संजय की तरफ देखा और फिर बोलती है कि उनसे मिलकर आती हूँ अभी। तो वहीं संजय की तरफ अब संध्या चली जाती है और उसके जाते ही रुद्र और नील दोनों ही एक साथ बोलते हैं कि बहुत जल्द पापा आपको लेने के लिए आएंगे। थोड़ी देर के बाद चारों ही भाई रुद्र के कैबिन में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी निहाल बोलता है कि कहिए भैया, क्यों बुलाया था आपने हमें? तो नील ने कहा कि दोनों कान खोलकर सुन लो, तुम एक वीडियो है अशोक चौहान के फोन में, वीडियो को डिलीट करना है, कुछ भी करो वो वीडियो को डिलीट करो, तुम दोनों के दोनों। निहाल और शुभ ने भी अब एक दूसरे की शक्ल देखा और हैरानी से बोले कि अच्छा, और उस वीडियो में ऐसा क्या है जो आप डिलीट करवाना चाहते हैं? रुद्र ने भी हाथ बांध कर कहा कि ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम दोनों का बहुत ज्यादा दिमाग चलता है ना, खासकर उल्टी सीधी जगह पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो तुम दो के दोनों। तो चलो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और उस वीडियो को कुछ भी करके डिलीट करने के तरीके ढूंढो। शुभ और निहाल दोनों ही अब रुद्र की बात को अच्छे से ध्यान से सुन रहे थे। तभी शुभ भी झट से बोला कि हो जाएगा, लेकिन आधे घंटे के लिए वो मोबाइल चाहिए होगा जिस मोबाइल में वो वीडियो है। ये सुनकर तो रुद्र ने भी अपनी आंखें छोटी की और फिर शुभ की तरफ देखकर बोलता है कि कितना भोला भाई है मेरा, बहुत ही ज्यादा मासूम है। और ये सुनकर तो शुभ की आंखें भी एकदम से झुक गई थी और वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था। फिर वो एकदम से शर्माते हुए बोलता है कि तो फिर मम्मी से कहिए ना कि मेरी शादी करवाएंगी कि नहीं, कितने दिन में मेरी शादी होगी। रुद्र ने अगले ही पल एक हल्का सा थप्पड़ शुभ के गाल पर जड़ा और फिर कहने लगा कि तेरे 3 भाई कुंवारे बैठे हैं और तुझे अभी से ही शादी करनी है, बेवकूफ़ इंसान, बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है तुझे शादी करने की। शुभ ने भी अपना एक हाथ गाल पर रखा और बोला कि तो फिर मेरी तारीफ क्यों कर रहे थे आप? तो रुद्र ने कहा कि गधे, एक बात बता, अगर मोबाइल हमारे हाथ में होता तो क्या हम खुद उस वीडियो को डिलीट नहीं कर लेते? क्या हम तुझे वहाँ हवेली से बुलाते यहाँ पर एक वीडियो को डिलीट करने के लिए? तुम दोनों को बुलाते, अकल नहीं है क्या तेरे अंदर? इतना कहकर रुद्र जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और फिर शुभ ने भी अपना सिर खुजाया। तो वहीं नील और निहाल तो जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। शुभ ने भी दोनों की तरफ देखा और कहा कि ज़्यादा दांत मत फाड़ो, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, अब अपने दिमाग को लगाओ कि कैसे उस वीडियो को डिलीट करना है। इतना कहकर वो भी अब दूसरी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तो निहाल बोलता है कि ऐसे किसी के भी फ़ोन से वीडियो डिलीट करना आसान नहीं होता है, फ़ोन तो हाथ में लगना ज़रूरी ही है ना, ऐसे कैसे कर लेंगे? एक काम कर सकते हैं, फ़ोन को हैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी फ़ोन 100 मीटर की रेंज में ही होना चाहिए। वो सारे ही भाई अब इस बात पर डिस्कस करते रहते हैं और फिर आखिरकार सबने एक प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद शुभ ने भी एक अंगड़ाई तोड़ी और बोला कि कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? बहुत तेज भूख लगी है, पहले मेरा पेट भराओ, फिर उसके बाद ही मेरा दिमाग दौड़ेगा। नील ने भी शुभ के गाल पर हल्का सा हाथ लगाया और फिर उसके गाल को खींचते हुए बोलता है कि क्यों नहीं मिलेगा, तेरा पेट भराना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसने भी अपना फ़ोन निकाला और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए खाने के लिए कुछ कैबिन में लाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में एक आदमी कैबिन के अंदर आता है जिसके हाथ में पिज्ज़ा के 2 डिब्बे थे। इधर दूसरे हाथ में एक बड़ी सी पॉलीथीन भी थी जिसमें बाकी का खाना रखा हुआ था। थोड़ी ही देर में रुद्र के कैबिन के बड़ी सी टेबल पर वो सारा खाना सर्व हो गया था और चारों ही भाई आराम से बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी निहाल बोलता है कि नील भैया, किट्टू को भी बुला लो ना, वो भी भूखी होगी, बेचारी ने कुछ नहीं खाया होगा। तो नील ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, यही सामने वाले कैबिन में ही तो बैठी है, चलो बुला लेते हैं, उसे भी कुछ खाना दे देते हैं। जा शुभ, जाकर किट्टू को बुला कर ला। ये सुनते ही रुद्र को तो एकदम से खांसी आ गई थी। उसने थोड़ा सा गुस्से में घूर कर नील की तरफ देखा तो नील ने भी
रुद्र का देखना एकदम से इग्नोर कर दिया और फिर शुभ की तरफ देखकर बोलता है कि अरे जाना भाई, बुलाकर लेकर आ किट्टू को। तो शुभ ने भी अपने भाई की बात को माना और उठकर सीधा कैबिन से निकलकर किट्टू के कैबिन में आ जाता है। किट्टू अभी अपनी चेयर पर बैठकर काम कर रही थी तो शुभ बोलता है कि किट्टू। किट्टू ने भी अब नजर उठाकर शुभ की तरफ देखा तो शुभ ने कहा कि चलो चलो, नील भैया बुला रहे हैं तुम्हें अभी के अभी। वो हम सब रुद्र भैया के कैबिन में बैठे हैं ना, तुम भी चलो, वहाँ पर तुम्हें बुलाया जा रहा है। नील भैया ने खास कर तुम्हें वहाँ पर बुलाया है। रुद्र का कैबिन सुनकर ही किट्टू ने अब जल्दी से अपनी सांसों को कंट्रोल किया। किट्टू ने जल्दी से ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोली, नहीं नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, कल तक रिपोर्ट तैयार करनी है ना, मुझे नहीं आना है, आप लोग जाकर बैठिए। तो शुभ बोलता है कि ठीक है, तो फिर जाओ, नील भैया को खुद ही मना कर दो जाकर, वरना वो फिर से मुझे भेजेंगे तुम्हें बुलाने के लिए और मैं बार बार नहीं आऊँगा। किट्टू अब ना चाहते हुए भी चेयर से खड़ी हो जाती है और फिर वो शुभ के साथ रुद्र के कैबिन की तरफ आ जाती है। जैसे ही उसने रुद्र को देखा कैबिन में, उसे वो पल एकदम से याद आ जाता है जब रुद्र पठान को मार रहा था। उसके हाथ पैर तो जैसे कांपने लगते हैं। किट्टू ने भी अब जल्दी से अपना सलाइवा गटक लिया और तभी निहाल ने भी किट्टू की कलाई पकड़ लिया। तो रुद्र की नजर अभी अचानक से निहाल के हाथ पर पड़ती है, जो कि अभी किट्टू के हाथ को पकड़कर खड़ा हुआ था। किट्टू की कलाई पर ही उसका हाथ था। उसकी आंखों में एकदम से गुस्सा उतर आता है। पता नहीं क्यों किट्टू के बारे में जानने के बाद भी रुद्र किट्टू से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। उसे अपने भाइयों के बीच में किट्टू का होना बहुत ही ज्यादा खलता था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि किट्टू जब भी उसकी फैमिली मेंबर में किसी के साथ भी होती थी तो वहीं निहाल ने भी किट्टू की कलाई पकड़कर अपने पास बैठाया और बोला कि हम सब पार्टी कर रहे हैं आज, मतलब छोटी सी पार्टी कर रहे हैं अपने चारों भाइयों में मिलकर, तुम भी हमें ज्वाइन करो ना प्लीज, हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। किट्टू ने भी ना चाहते हुए भी नील के पास बैठ गई और फिर निहाल ने भी पास्ता किट्टू की तरफ बढ़ाया और बोला कि ये लो अब आराम से खा लो। तो किट्टू ने भी बिल्कुल सामने रुद्र की तरफ देखा, जो कि अभी उसके ठीक सामने बैठा हुआ था। इस सिचुएशन में पास्ता खाना किट्टू के लिए एकदम जहर खाने के बराबर हो रहा था। रुद्र तो भी खा जाने वाली नजरों से उसे घूम रहा था। किट्टू ने जैसे तैसे कांपते हुए हाथों से एक चम्मच उठाई और फिर तभी, अरे डरो मत किट्टू, इतना ज्यादा क्यों डरती हो तुम, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे दो नालायक भाई हैं, उनके साथ तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करवाऊंगा। ये दोनों वही हैं, निहाल और शुभ, ये दोनों मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं। इतना कहकर नील ने भी निहाल और शुभ की तरफ इशारा किया। किट्टू ने भी हल्के से मुस्कुरा कर निहाल और शुभ की तरफ देखा और फिर धीरे से बोलती है कि आप लोग मुझे पहले से जानते थे क्या? तो शुभ बोलता है कि अरे नहीं नहीं, जानते नहीं थे, लेकिन भाई ने बताया था तुम्हारे बारे में मुझे, इसीलिए तुम्हें देखते ही पहचान लिया था हमने, क्योंकि तुम ना बहुत ज़्यादा मासूम हो और बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो, तुम हो ही इतनी इनोसेंट। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। तो किट्टू ने भी मुस्कुरा कर शुभ की तरफ देखा और बोली कि हाँ, मैम ने भी मुझे देखते ही पहचान लिया था। निहाल ने कहा कि हाँ, तो फिर बताया तो शुभ ने कि तुम हो ही इतनी ज़्यादा इनोसेंट, तो तुम्हें कोई भी देखकर पहचान लेगा, हमारे घर में तो सब तुम्हें पहचानते हैं, तुम ना बहुत ही प्यारी हो। किट्टू के चेहरे पर फिर से एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है। नील बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, बातें मत करो, जल्दी से अब खाना खा लो सबके सब। किट्टू जैसे तैसे पास्ता खाने लगती है और तभी रुद्र ने भी गुस्से में किट्टू की तरफ घूर कर देखा। किट्टू ने एक बाइट खाया ही था कि तभी उसने भी अब रुद्र की तरफ देखा और चम्मच को साइड में रखकर कहा कि नील भैया, मुझे सच में काम है, मैं जाऊं क्या? सच में बहुत ज्यादा काम है। तो नील ने भी रुद्र की तरफ घूर कर देखा। उसे पता था कि किट्टू रुद्र की वजह से यहाँ पर बैठना नहीं चाहती है, क्योंकि रुद्र उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। तो वहीं रुद्र भी अब नील की तरफ देखने से एकदम अनजान बन रहा था। किट्टू ने इस बार फिर से हल्के से कहा कि प्लीज भैया मैं जाऊं, आपने ही कहा था ना कि काम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए, मैं अपने काम में बहुत ही ज्यादा सीरियस होना चाहती हूँ। नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर किट्टू चुपचाप वहां से चली गई और उसके जाते ही नील ने शुभ और निहाल की तरफ घूर कर देखा और कहा कि जाओ दोनों ही किट्टू के कैबिन में, और किट्टू ने अब तक जितना भी सीखा है ना उससे जाकर सीख लो। शुभ भी नील की तरफ देखकर बोलता है कि अरे भाई, खाना तो खाने दो पहले, इतनी तेज भूख लगी है। तो नील ने कहा कि जो भी खाना है ना उठ कर उसी के पास लेकर जाओ और वहीं पर खा लेना, वो भी खा लेगी तुम लोगों के साथ। शुभ ने भी हमें अपनी गर्दन हिला दी और फिर कुछ खाने का सामान उठाया और निहाल ने भी पानी की बोतल उठाई और दोनों ही भाई वहां से मटकते हुए चले जाते हैं। उसके जाते ही नील ने रुद्र की तरफ घूर कर देखा और कहा कि तुझे प्रॉब्लम क्या है किट्टू से, तू क्यों उसे इतना ज्यादा घूरता रहता है? उस दिन तू किट्टू की वजह से ही बचा था, समझा? तो वरना एक और वीडियो अशोक के फोन में होती। और रुद्र बोलता है कि फंसा भी तो उसी की वजह से ही था ना, मैं उसी ने ही मुझे फंसाया था, वो कमरे में आती ही नहीं तो फिर बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं, तू ये बात क्यों नहीं समझता है? नील ने भी इरिटेट होते हुए गुस्से से कहा कि तुम पागल हो गए हो, मैं पागल नहीं हूँ, समझा? तू उसकी मजबूरी थी, उसका कोई मामा है जो उसे ये सब कुछ करने के लिए कहता है।
है। तो रुद्र बोलता है कि मुझे किट्टू के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे नहीं जानना है उसके कौन से रिश्तेदार हैं और कौन से नहीं, कुछ भी नहीं जानना है मुझे। जब भी किट्टू का नाम सुनता हूँ ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ मैं। देखो तुमने कहा था कि मैं उसकी वजह से बच गया हूँ ना, ठीक है मैंने मान लिया कि मैं उसकी वजह से बच गया हूँ। इससे ज़्यादा मैं किट्टू को कुछ भी नहीं बता पाऊँगा, ना ही उसे झेल सकता हूँ। अब तुम क्या चाहती हो, किट्टू से शादी करके प्रताप खानदान की बहू बना दूँ क्या मैं उसे? हाथ जोड़कर कहता हूँ नील, मैं ना मुझसे ना नहीं होगा ये सब कुछ, मैं ना उससे दूर ही रहना चाहता हूँ प्लीज़। ये जो तुमने किट्टू का कैबिन मेरे सामने के सामने रखा हुआ है ना, इसे उठाओ जल्दी से जल्दी। नील ने हैरानी से रुद्र की तरफ घूर कर देखा और कहा कि कैबिन को कैसे उठाऊं मैं, कैसे उठाकर रख लूं अपने सिर पर? रुद्र इरिटेट होते हुए बोलता है कि वो सब मुझे नहीं पता है, जितना हो सके ना किट्टू को मुझसे दूर ही रखा करो, तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे उस लड़की के नाम से ही बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, पता नहीं क्यों लेकिन होती है बहुत ज़्यादा चिढ़। नील ने भी अपने माथे पर अपनी हथेली मार ली और फिर खुद खड़ा होकर बोलता है कि तेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं, समझा तू? लेकिन याद रख, माँ कहती है कि पहले तेरे पापा भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करते थे और बाद में बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। ऐसा ना हो कि तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए, किट्टू की इनोसेंट तेरे दिल में घर बनाकर बैठ जाए और फिर तू ना उससे शादी करने के लिए तड़पने लगे, उससे मजबूर हो जाए शादी करने के लिए। रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो बोलता है कि वो खरगोशी लड़की मेरे दिल में जगह बनाएगी। रुद्राक्ष प्रताप सिंह के शक्ल देखी है उसने अपनी, उसका स्टैंडर्ड भी मुझसे मैच नहीं करता है बिल्कुल भी। नील बोलता है कि स्टैंडर्ड तो माँ का भी पापा से बिल्कुल भी नहीं मैच करता था मेरे भाई, लेकिन साथ में दोनों कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तूने देखा है ना? वैसे भी तुझे समझाने का मतलब है दीवार में टक्कर मारने के बराबर, लेकिन हाँ याद रखना तू एक बात, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुझे भी किट्टू अच्छी लगने लगेगी, तुझे भी किट्टू पर प्यार आएगा और तू उसे ना बहुत ज़्यादा समझेगा। बस ऐसा ना हो कि तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाए। रुद्र बोलता है कि ऐसा कभी नहीं आएगा और ना ही वो दिन कभी होगा। इस ज़िंदगी में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि रुद्र किट्टू को पसंद करेगा। नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और अपना फ़ोन निकाला और फिर फ़ोन में कुछ देख कर कहने लगता है कि मैं जा रहा हूँ तेरी भाभी से मिलने के लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से मिलने नहीं गया हूँ मैं। और हाँ प्लीज़ किट्टू को कुछ भी मत कहना, प्लीज़ 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 कुछ मत कहना उस मासूम सी बच्ची को। इतना कहकर वो कैबिन से बाहर चला गया और उसके जाते ही रुद्र गुस्से में किट्टू के कैबिन की ओर देख रहा था, जहाँ से थोड़ी थोड़ी हंसने की आवाज़ें आ रही थी। रुद्र खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि इसने मेरे बड़े भाई को तो अपना भाई बना लिया और पता नहीं अब मेरे छोटे भाइयों को क्या बनाएगी ये। मैं कैसे भी करके अब इस लड़की को यहाँ से निकालूंगा, कैसे निकालूं मैं इस लड़की को यहाँ से? कुछ भी करके इसे अपनी फैमिली से दूर करना है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन निकालूंगा तो जरूर इसे यहाँ से। फिर रुद्र ने भी अपने लैपटॉप की तरफ देखा जो कि अभी बंद था। लैपटॉप में रुद्र की हल्की सी शेडो दिखाई दे रही थी। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार इस लड़की ने तो उस रात को मुझे देख लिया होगा, मतलब बिना कपड़ों के देखा होगा यार। शिट 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 शिट, मुझे पता नहीं क्यों अब तो मुझे इस लड़की ने देखा ही है ना, तो देखा तो होगा ही, या देखा नहीं होगा क्या पता, नहीं 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 देखा होगा इस लड़की ने मुझे। इतना कहकर रुद्र ने भी अपना सिर टेबल पर रख दिया और शायद कहीं ना कहीं उसे ये बात भी बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी कि किट्टू ने उसे उस सिचुएशन में भी देख लिया होगा बिना कपड़ों के। हालांकि देखा कुछ भी नहीं था किट्टू ने, लेकिन फिर भी उसे तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे शायद उसने देख लिया होगा। तो वहीं दूसरी तरफ नील ने भी बाइक अवनी के मोहल्ले के बाहर आकर रोकी थी और फिर वो उतर कर सीधा अंदर की तरफ चला जाता है। तो नील अभी सीधा अवनी के घर के बाहर पहुंच गया था। उसने अवनी के घर के दरवाजे को हल्के से बजाया, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। नील बोलता है कि टीचर जी दरवाज़ा खोलिए, मैं आया हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। लेकिन फिर भी अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और आखिरकार नील ने भी अब थोड़ा सा दरवाजे पर अपना कंधा मारा तो दरवाज़ा एकदम से खुल जाता है। नील अंदर आया तो उसने देखा अवनी बेड पर लेटी हुई थी, उसका चेहरा भी एकदम से लाल हो गया था। ये देखकर तो अब जल्दी से नील आगे आता है और उसने अवनी का हाथ पकड़ा तो अवनी बुखार में एकदम से तप रही थी और कांप रही थी, उसे कुछ भी होश नहीं था। उसका चेहरा बुखार की वजह से पूरा लाल हो चुका था। नील की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। उसने जल्दी से अवनी के गाल पर अपना हाथ लगाकर कहा कि टीचर जी क्या हुआ है आपको, उठिए टीचर जी। लेकिन अवनी, उसकी आंखें तो आधी खुली हुई थी और आधी बंद हुई थी। उसने नील की तरफ देखा और फिर उसकी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी की आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। क्या नील लेकर जाएगा अवनी को हॉस्पिटल, और क्या इसी के साथ पता चल जाएगा अवनी को नील की सच्चाई, और क्या होने वाला है अब, क्या शुभ और निहाल कर पाएंगे उस वीडियो को डिलीट। कहानी में अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाले हैं। प्लीज़ कहानी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।